स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। हम फर्स्ट ईयर की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। फर्स्ट ईयर की ज्योग्राफी के तहत हम कई सारी चीज़ों का अध्ययन कर चुके हैं। आज के इस क्लास में हम पर्वत निर्माण सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे कि विश्व में जितने भी पर्वत हैं उनका निर्माण कैसे हुआ। अलग अलग विद्वानों की संकल्पनाएँ पढ़ेंगे। अलग अलग विद्वानों ने किस आधार पर जो है पर्वतों के निर्माण, पर्वतों की उत्पत्ति की बात समझाई। तो आज का हमारा टॉपिक है पर्वत निर्माण। सिद्धांत। ठीक है, पर्वत निर्माण सिद्धांत। देखिए, पर्वत किसको कहते हैं? सामान्यतः भूमि से ऊपर उठा हुआ वह भाग जिसका शीर्ष नुकीला हो उसको पर्वत कहा जाता है। प्रोफेसर फिंच एक विद्वान हैं जिन्होंने सामान्यतः 600 मीटर की ऊंचाई वाले भूभाग को पर्वत माना है जिसका ढाल 29 से 35 डिग्री हो। ऐसे भूभाग को उसने क्या माना है? पर्वत। प्रोफेसर फिंच है, उन्होंने क्या माना है कि 600 मीटर से ऊंचा भूभाग जिसका ढाल 29 से 35 डिग्री हो, ऐसे भूभाग को उन्होंने क्या कहा है? पर्वत। 29 से 35 डिग्री का तात्पर्य ये है, ये देखिए, ये कोई समतल जगह है। इसमें अगर यहाँ से हम देखें, ये 180 डिग्री है, तो यहाँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 10, 20, 30, 35 इतना भाग यहाँ से एक कोण बन गया 35 का। इतना भाग अगर इस तरीके से उठा हुआ है, इसका शीर्ष अगर नुकीला है, इतना डिग्री का कोण कम से कम बनना चाहिए। ये अगर 35 डिग्री से कम है, 29 डिग्री से कम है, तो ऐसे भाग को उन्होंने पर्वत नहीं माना है। कम से कम उसका 29 से 35 होना चाहिए। ऐसे भूभाग की शीर्ष कैसा होना चाहिए? नुकीला बोले तो ऐसा भी चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसा भी चलेगा, उसको भी पर्वत ही कहेंगे। तो ऐसे भूभाग को पर्वत कहा जाता है। ठीक है, तो पर्वतों की उत्पत्ति कैसे हुई, उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों को हम पढ़ेंगे। पर्वत निर्माण सिद्धांत सबसे पहले देखिए 1925 में कोबर नाम का एक विद्वान हुआ है। 1925 में कोबर ने पर्वत निर्माण संबंधी एक बेहतरीन सिद्धांत दिया, जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे आज का ये टॉपिक, कोबर का पर्वत निर्माण सिद्धांत। तो कोबर का मध्यपिंड सिद्धांत भी कहते हैं इसको। कोबर का मध्य पिंड सिद्धांत भी कहते हैं इसको। कोबर का पर्वत निर्माण सिद्धांत भी कहते हैं। और कोबर का संकुचन सिद्धांत भी कहते हैं। इनका यह सिद्धांत किस पर आधारित था? संकुचन पर, संपीड़न पर। देखिए, इन्होंने सिंपल भाषा में क्या बतलाया है, इसको हम अभी यहाँ पे डायग्रामेटिकली समझ लेंगे, फिर हम PDF के माध्यम से भी इसको समझ लेंगे। ठीक है, इसी वीडियो में। चलिए, ये सिद्धांत के नाम है कोबर का मध्यपिंड सिद्धांत, पर्वत निर्माण सिद्धांत या संकुचन सिद्धांत। 3 इसने नाम दिए हैं, तीनों ही नाम आप याद रख लीजिए। देखिए, इसने कहा क्या है? इसने ये कहा है कि 3-4 अवस्थाएं बतलाई इनकी। ये कोबर का जो सिद्धांत है, इसने ये बतलाने की कोशिश की है कि कोई भी भूभाग जिसके बीच में, कोबर का भू अभिनति सिद्धांत भी कहते हैं इसको। ठीक है, भू अभिनति सिद्धांत। उसके बीच में जहाँ जहाँ भू अभिनतियाँ पाई जाती है, भू अभिनति किसको बोलते हैं ये भी समझने वाली चीज़ है। भू अभिनति क्या होता है गुरुजी? आपके मन में सवाल उठ रहा होगा। देखिए, भू अभिनति कहते हैं, ये कोई भूभाग है, ठीक है, इस भूभाग का कोई भाग नीचे बैठ गया, इस तरीके से नीचे बैठ गया किसी भी कारणवश, इसको कहते हैं भू अभिनति। क्या कहते हैं? अभि का मतलब नीचे। और अगर कोई भूभाग नीचे की जगह ऊपर उठ गया तो इसको कहते हैं भू अपनति। क्या बोलते हैं? भू अपनति। ठीक है, तो भू अभिनति सिद्धांत भी बोलते हैं इसको। यानी कि इनका यह सिद्धांत मुख्यतः किस पर आधारित है? भू अभिनति पर। यानी कि कोई भूभाग है जिसका एक भाग बैठना चाहिए, तो इनका सिद्धांत आगे बढ़ता है। चलिए, इन्होंने क्या बताया भाई? ऐसी अभिनति जिसमें जो नीचे बैठी हुई है, भू अभिनति
तो क्या होता है इस भू अभिनति के अंदर, ये मान लीजिए कोई भू अभिनति है, नीचे बैठा हो, भू अभिनति समझ गए होंगे आप, सामान्यतः चौड़े और धसे हुए भूभाग को भू अभिनति कहा जाता है। ठीक है, सामान्यतः चौड़े और धसे हुए भूभाग को भू अभिनति कहा जाता है। तो एक होता है भूसन्नति। भूसन्नति सामान्यतः उतले छिछले गहरे सागरीय भाग को कहते हैं, वो अलग बात है। भू अभिनति में क्या है, इसने बताया कि यहाँ से जो भी नदियाँ आएगी इसमें गिरेगी, गिरती रहेगी गिरती रहेगी, तो इसकी जो तली है इस तली में क्या होगा, धसाव होगा। धसाव बोले तो नीचे बैठेगी। यहाँ से दोनों तरफ से नदियाँ आएगी, नदियाँ आने के फलस्वरूप नदियाँ अपने साथ गाद मिट्टी वगैरह सब कुछ लेके आएगी, तो बीच में जमा करेगी। बीच में जमा करने की वजह से यहाँ पर दबाव बनेगा। दबाव बनने की वजह से क्या होगा, ये नीचे बैठेगी। नीचे बैठेगी तो क्या होगा, ये नीचे बैठने की वजह से ये दोनों किनारे इसके पास में आएंगे। बोला आएंगे नहीं आएंगे? आएंगे गुरुजी। उदाहरण के रूप में क्या उदाहरण बताऊँ मैं आपको, मैंने आपको पहले भी एक बार शायद उदाहरण बताऊँगा। एक कपड़ा लीजिए, उस कपड़े में बीच में बाहर डालिए तो दोनों किनारे आपके पास आते लगेंगे इस तरीके से, और बीच वाला जो भाग है, बीच वाला भाग वो यथावत बना रहेगा या हल्का सा उठ जाएगा। सबसे पहले क्या होगा, इसके अनुसार, कोबर के अनुसार क्या होगा, देखिए समझने की कोशिश करना है सिद्धांत को। सबसे पहले मान इसने प्रथम अवस्था में क्या बतलाया, भू अभिनति होती है। इसके बाद द्वितीय अवस्था में इसने इस तरीके से समझाने की कोशिश की है अपने सिद्धांत को। ये मान लीजिए इसमें भू अभिनति है, ये भू अभिनति, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, दोनों भूभाग, ये भू अभिनति के बाद दोनों भूभाग जो है इसके ये थोड़े से ऊपर उठेंगे। जो भाग गति करेगा इधर की तरफ, ये दोनों भूभाग ऊपर की तरफ उठेंगे, यानी कि इसमें इधर की तरफ गति होगी, इसमें इधर की तरफ गति होगी, तो ये किनारे वाले भूभाग जो है ऊपर की ओर उठेंगे। इसको इसने क्रेटोजन नाम दिया है। क्या नाम दिया है, क्रेटोजन। क्या नाम दिया है बोलो, क्रेटोजन। जो भूभाग ऊपर की तरफ उठ रहे हैं, जो पर्वत बनने जा रहे हैं, उन भूभागों को इन्होंने क्रेटोजन नाम दिया है। फिर आगे क्या होता है, क्रेटोजन और आगे बढ़ेंगे दूसरी तीसरी अवस्था में, ये मध्य पिंड, ये बीच वाला भाग है, इस तरीके से ही बना रहेगा यथावत अपनी स्थिति में, यानी कि या तो थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा या वैसा ही वैसा बना रहेगा। इस भूभाग को इसने क्या क्या है, मध्य पिंड। क्या बोला है इसको, मध्य पिंड। दूसरी भाषा में इसी को इसने ज्विस्चेंजबर्ग भी नाम दिया है, ज्विस्चेंजबर्ग। समझने की कोशिश करना। सबसे पहले क्या होता है, कोई भूभाग है, ये भूभाग, ये मान लीजिए ये कोई भूभाग है, ये इस तरीके से, ठीक है। इस भूभाग में अपनति होगी, नीचे बैठेगा ये। नीचे बैठने के बाद क्या है, दोनों किनारे पास में आएंगे तो ऊपर उठेगा किनारों से, किनारों से ऊपर उठेंगे, इसको क्रेटोजन नाम दिया है इसने, ठीक है। किनारों से ऊपर उठने वालों को क्रेटोजन नाम दिया है। फिर क्या होगा, और ज़्यादा नज़दीक आएंगे, और ज़्यादा उठेंगे, और बीच का भाग भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठने लगेगा। इस भाग को मध्यपिंड नाम दिया है या ज्विस्चेंजबर्ग नाम दिया है। इस तरीके से और जब आगे आएंगे तो आखिरी अवस्था में ये कैसा हो जाएगा, इस तरीके से। आखिरी अवस्था में ये पूरा इस तरीके से हो जाएगा। इस तरीके से पर्वत का निर्माण हो जाएगा। बात समझ में नहीं आई होगी आपके, कोई बात नहीं है, हम PDF के माध्यम से भी इसको समझ लेंगे। देखिए सबसे पहले क्या होगा, कोई भूभाग है, भूभाग की तली धसी हुई है, दोनों तरफ से मिट्टी गाद वगैरह आकर के इसमें भरती रहेगी। फिर मिट्टी भर जाएगी पूरी, भरने के बाद क्या है, वो समतल हो जाएगी। समतल होने के बाद वो दोनों तरफ से आता रहेगा, लेकिन अब कहाँ जाएगा वो, तो कहाँ जाने के फलस्वरूप क्या, दोनों तरफ के भाग ऊपर उठ जाएंगे, दोनों तरफ के भूभाग की तरफ उठ जाएंगे ऊपर। इस तरीके से दोनों तरफ के भूभाग ऊपर उठ जाएंगे, बीच वाला भाग भी, क्योंकि संपीड़न होगा, संकुचन होगा। इसका सिद्धांत किसके ऊपर आधारित, संकुचन के आधार पर। दोनों तरफ से जब दबाव लगेगा, संकुचन होगा बीच का, तो बीच वाला भाग भी ऊपर की तरफ उठने लगेगा। किनारे वाले जो ये भाग है, इनको उठने को इन्होंने क्रेटोजन कहा है। बीच वाला भाग जो थोड़ा सा ऊपर उठेगा, उसको इसने मध्यपिंड कहा है। मध्यपिंड में कोई पर्वत का निर्माण नहीं होगा। पर्वतों का निर्माण कहाँ होगा, किनारों पे, जो ये भाग दबाव के फलस्वरूप जो ऊपर उठ रहे हैं, ठीक है। अब ये भाग जो ऊपर उठ गए तो यहाँ पे क्या है, पर्वतों का निर्माण होगा। आखिरी अवस्था में क्या है, बहुत ज़्यादा संकुचन हो जाएगा। संकुचन होने के फलस्वरूप ये वाला भाग ये ऐसे कैसे रहेगा, यहाँ पर्वतों का निर्माण हो जाएगा। ये वाला भाग ऐसे कैसे रहेगा। इस तरीके से इन्होंने अपने सिद्धांत को समझाने की कोशिश की है। इसको ज्विस्चेंजबर्ग कहा है, इसको क्रेटोजन नाम दिया है। दो शब्दावली आपको याद रखनी है। उदाहरण दिया है इन्होंने, हंगरी का मैदान, हंगरी ऑस्ट्रिया की राजधानी है, हंगरी का मैदान, ऑस्ट्रिया की राजधानी तो वियना है। हंगरी एक अलग देश है, ठीक है। यहाँ क्या है, हंगरी में एक तो कार्पेथियन पर्वतमाला है, कार्पेथियन, और उसके नीचे आल्पस पर्वतमाला है। इन दोनों के बीच में हंगरी का मैदान पाया जाता है, जो इस तरीके से, यहाँ कार्पेथियन है, यहाँ पर आल्पस पर्वत है।
इस तरीके से एक और उदाहरण दिया है इन्होंने, एक तरफ हिमालय पर्वत है ऊंचा, बीच में तिब्बत का पठार है और दूसरी तरफ कुनलुन पर्वतमाला है। तो इस तरीके से ये हिमालय पर्वत और ये कुनलुन पर्वत क्या हो गया, क्रेटोजन हो गया, और बीच का जो ये तिब्बत का पठार है ये क्या हो गया, मध्य पंड या जिस्टेंसबर्ग हो गया। बात समझ में आ रही होगी आपके। इस तरीके से इन्होंने अपने सिद्धांत को समझाने की कोशिश की है। उदाहरण देख लेते हैं हम इसका। सबसे अच्छा उदाहरण इन्होंने हिमालय पर्वत के संदर्भ में दिया है। हिमालय पर्वत के संदर्भ में इन्होंने क्या बात बतलाने की कोशिश की है वो हम देख लेते हैं। हिमालय पर्वत के बारे में इन्होंने क्या बतलाने की कोशिश की देख लेते हैं हम। चलिए देखते हैं। देखिए इन्होंने क्या बताया कि हिमालय पर्वत से पहले, हिमालय पर्वत के निर्माण से पहले वहाँ पे क्या था, ये अंगारा लैंड था, ये गोंडवाना लैंड था, बीच में ये क्या था, टेथिस सागर था। यहाँ से नदियाँ आई इधर गिरी, यहाँ से नदियाँ आई इधर गिरी, अवसाद जमा हो गया और ये उथला सागर हो गया। इसी को इसने भू अभिनति कहा है। बात समझ में आ गई होगी आपके। ये क्या था, अंगारा लैंड दो, और ये गोंडवाना लैंड दो क्या थे, ये अग्रदेश थे। क्या थे ये, दो भूभाग थे जो आगे बढ़े, आगे बढ़ने वाले क्षेत्र को अग्रदेश भी नाम दिया है, जो ऊपर उठेंगे जिसको अग्रदेश भी नाम दिया है। ठीक है, ये इतनी बात समझ में आ गई। फिर क्या हुआ, अगली अवस्था में क्या होता है, ये दोनों संकुचन, क्योंकि इसकी तले में दबाव बढ़ रहा, दबाव बढ़ने से धंसने की वजह से ये दोनों क्या है, एक दूसरे के नज़दीक आएंगे। एक दूसरे के जब नज़दीक आएंगे तो क्या होगा, देखिए जब ये एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं, पास में आ रहे हैं, तो क्या होगा, ये किनारों से उठते हुए जाएंगे इस तरीके से। बीच में टेथिस सागर वाला हिस्सा है, अवसाद जमा है, और ये इस तरीके से उठते हुए जाएंगे। ठीक है, इस उठते हुए भाग को इन्होंने अग्रदेश कहा है, अग्रदेश या क्रेटोजन। क्या बोला, क्रेटोजन या अग्रदेश। ठीक है, बीच में क्या है, ये टेथिस सागर का मलबा। अब और जब पास आएंगे तो ये वाला भाग थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठेगा, क्योंकि ये नज़दीक आ रहे हैं, जाएगा नीचे तो जा नहीं सकता क्योंकि नीचे ज़मीन कठोर है। तो ये वाला भाग जो है इस तरीके से रह जाएगा। इस वाले भाग के फलस्वरूप ये अंगारा लैंड मान लीजिए और ये गोंडवाना लैंड मान लीजिए। ठीक है, गोंडवाना लैंड बोले तो भारत वाला हिस्सा, अंगारा लैंड बोले तो यूरोप वाला हिस्सा, सॉरी एशिया का ऊपरी भाग, यूरोप और एशिया वाला भाग जिसमें रूस चाइना वगैरह है। तो दोनों भाग जब एक दूसरे के पास आए, ये देखिए, ये आपका बना देता हूँ मैं इसको, ये अंगारा लैंड वाला है और नीचे ये गोंडवाना लैंड वाला है जिसमें भारत वगैरह शामिल है, ये दक्षिणी भारत। अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ नहीं, इसमें गति नहीं होती, केवल इसी में गति होती थी। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा भाग था, ये गति नहीं कर सकता था, ये छोटा वाला भाग था, इसमें गति होती। तो ये जब ऊपर की तरफ जाता है, गोंडवाना लैंड का भाग है ये, तो गोंडवाना लैंड का भाग है, तो ये ऊपर के बीच में टेथिस सागर था, तो यहाँ पर क्या है, एक पर्वत का निर्माण हो जाता है। किसका, पर्वत का निर्माण। गोंडवाना लैंड के भाग में ये पर्वत का निर्माण हो गया। इसको क्या कहा है इन्होंने, क्रेटोजन। क्या बोला इसको, क्रेटोजन या अग्रदेश बोला। फिर इधर से ये पर्वतमाला भी थोड़ी सी दब रही थी, नीचे वाला दबाव लग रहा, तो यहाँ भी एक पर्वतमाला का निर्माण हो जाता है। क्या बोलते हैं बोलो, कुनलुन पर्वत। क्या नाम है इसका, कहाँ है गुरुजी कुनलुन पर्वत, हमको तो पता ही नहीं आज तक। कोई बात नहीं, पता नहीं तो देख लेना, कुनलुन पर्वत चाइना में है। ठीक है, इन दोनों के बीच का ये वाला भाग, इन दोनों, ये इधर अंगारा लैंड था, इधर कुनलुन बन गया, और इधर क्या बन गया, हिमालय। इन दोनों के बीच वाला ये भाग जो थोड़ा सा ऊपर उठा था, इसको इन्होंने क्या कह दिया, यहाँ पे टेथिस सागर की जगह क्या बन गया, तिब्बत का प्लेट, तिब्बत का पठार बन गया, तिब्बत का प्लेट्यू बन गया। ये वाला भाग क्या, तिब्बत का पठार के रूप में रह गया। इस तरीके से इन्होंने अपने सिद्धांत को समझाने की कोशिश की। बोलो समझ में आ गया? कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया तो अब हम पीडीएफ के माध्यम से इसको देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं पीडीएफ। तो चलिए शुरू करते हैं पर्वत निर्माण सिद्धांत को। पीडीएफ के बारे में हम बता रहे थे आपको, पर्वत निर्माण सिद्धांत के बारे में। देखिए कोबर का पर्वत निर्माण सिद्धांत जो है ये हमको क्या बतलाता है, सबसे पहले ये देखते हैं। जर्मन भूगोलवेत्ता है कोबर, इन्होंने अपनी पुस्तक जिनका नाम है डर अर्डे DERBOUDERERDE, क्योंकि ये जर्मन भाषा में लिखी हुई है इसलिए इस तरीके के शब्द आ रहे हैं। डर अर्डे, इसमें पृथ्वी तल पर स्थित भू आकृतियों का क्या किया है, विस्तृत अध्ययन करके पर्वत निर्माण संबंधी अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया है। इनका यह सिद्धांत किस पर आधारित है, संकुचन पर आधारित है। ठीक है, कोबर ने जो है विश्व के पर्वतों का अध्ययन किया पहले और प्रतिरूपी पर्वत का निर्माण स्थल की कल्पना की, जिसमें 2 अग्रदेशों को बतलाया इन्होंने। अग्रदेश अभी आ जाएगा, क्या है अग्रदेश, हमने बताया था अभी आपको।
इन्होंने क्या बताया, जो संकुचन के कारण एक दूसरे की ओर खिसकते हैं। कोबर ने इन दो अग्रदेशों को क्या नाम दिया है, क्रेटोजन। मैंने आपको बता दिया अभी क्रेटोजन किसको कहते हैं, जिनके मध्य भूसन्नति की कल्पना इन्होंने की है। और दोनों अग्रदेशों की किसकाओं से किनारों पर क्या पड़ा है, संपीड़न। और संपीड़न के द्वारा किसका निर्माण हुआ है, पर्वतों का। बोलो किसका निर्माण हुआ है, पर्वतों का। इन दोनों पर्वतों के मध्य में वलन क्रिया से अप्रभावित भाग को कोबर ने क्या कहा है, मध्यपिंड। मैंने आपको समझा दिया है ये सब बातें, ठीक है। यदि भूभाग पर लगने वाला बल, यदि भूभाग पर लगने वाला संपीड़न बल अधिक तीव्र होता है तो भूसन्नति का समस्त मलबा क्या होता है, ऊपर उठकर एक वलित और जटिल पर्वतमाला का रूप धारण कर लेता है, जिसे इसने क्या कहा है, बोलो क्या कहा है, नोर्वे इसने कहा है। क्या कहा है, नोर्ब, ठीक है। पर्वत निर्माण की अवस्थाएं देख लेते हैं। पर्वत निर्माण की कितनी अवस्थाएं बतलाइए। देखिए कोबर के अनुसार पर्वत निर्माण की पहली अवस्था भूसन्नति की अवस्था है। कौन सी, बोलो, भूसन्नति की अवस्था, जिससे पर्वत निर्माण के लिए आवश्यक आधार तैयार किया जाता है। उसके बाद भूसन्नति की तली में धसाव होता है या अवतलन होता है। दूसरी अवस्था में पर्वतों का निर्माण होने लगता है, इसमें पृथ्वी के संकुचन के कारण भूसन्नति के दोनों अग्रदेश जो है, दोनों अग्रदेश एक दूसरे की ओर बढ़ने लगते हैं, जिससे क्या होता है, अग्रदेशों के किनारों पर तलछट में वलन पड़ने लगते हैं, जिससे समांतर मोड़दार पर्वतों का निर्माण होने लगता है। जिससे क्या होता है भाई, समांतर मोड़दार पर्वतों का निर्माण होने लगता है, ठीक है। कोबर ने इन्हें क्या कहा है, रेंडकेटेन, ठीक है। रेंडकेटेन में मैंने आपको बताया था अभी, रेंडकेटेन या क्रेटोजन जिसको मैंने नाम बताया था आपको, रेंडकेटेन वही है। जो भाग वलन से अप्रभावित रहता है, कोबर ने उसको क्या कहा है, मध्यपिंड या ज्विस्चेंजबर्ग जिसको नाम दिया है, जो मैदान या पठार के रूप में हो सकता है, ठीक है। जो किसके रूप में हो सकता है, मैदान या पठार के रूप में हो सकता है। उदाहरण के लिए तिब्बत का पठार ऐसा ही उदाहरण है। कार्पेथियन हंगरी का मैदान भी इस तरीके का उदाहरण है। हिमालय और कुनलुन पर्वत श्रेणियों के बीच में है, ठीक है। अब यहाँ चित्र के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। चित्र भी बनाया है, देखिए हमने। देखिए प्रथम अवस्था में क्या होता है, ये कोई भूभाग है, ठीक है। ये स्थल की आकृति बतलाई है, जिसमें क्या है, ये जल भरा हुआ है। यहाँ पे क्या भरा हुआ है, ये जल भरा हुआ है, ठीक है। अब ये जो जल भरा हुआ है तो इसकी तली मतलब क्या है, धसी हुई है नीचे की तरफ, ठीक है, धसी हुई है। इसमें ये संपीड़न बल है, ये समुद्र है बताया इसमें। अब इसमें क्या है, संपीड़न बल लग रहा है, ये दिख रहा है संपीड़न बल लग रहा है। संपीड़न बल लगने की पहली अवस्था है, तली का धंस रहा है ना। दूसरी अवस्था में क्या है, संपीड़न बल लगता है दोनों तरफ से। तो संपीड़न बल लगने के कारण ये चट्टानें इस तरीके से उठने लगती है। किस तरीके से, इस तरीके से। तो यहाँ का भाग ऊपर उठा, यहाँ नीचे रह गया, यहाँ का भाग, ये भाग वलन से अप्रभावित रहता है, तो इसको क्या कहा है, मध्यपिंड। क्या कह दिया, मध्यपिंड। इनको क्या कह दिया, अग्रदेश। जो ऊपर उठे हुए भाग है उसको क्या कहा है, अग्रदेश। ये दूसरी अवस्था है, किनारों को ऊपर उठना, द्वितीय अवस्था। तीसरी अवस्था में देखिए क्या होता है, तीसरी और आखिरी अवस्था में देखिए ये भूभाग अत्यधिक संपीड़न इसमें होता रहता है और ये पूरा भाग किधर उठ जाता है, ऊपर की तरफ। इससे क्या हो जाता है, पर्वतों का निर्माण। हालांकि ये इस तरीके से नहीं होता, ये होता किस तरीके से, देखिए ये इधर उठा और बीच वाला भाग नीचे, इधर उठा और बीच वाला भाग नीचे, इस तरीके से। ये वाला जो भूभाग बचेगा इसको कहेंगे हम ज्विस्चेंजबर्ग। क्या बोलेंगे, ज्विस्चेंजबर्ग, ठीक है, लिख लेना आप। इसको कहेंगे क्रेटोजन। ये क्या है, क्रेटोजन है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना। यही है आपका पर्वत निर्माण सिद्धांत। किसके अनुसार है, ये हमारे कोबर महोदय के अनुसार पर्वत निर्माण सिद्धांत है। फिर इसके बाद अलग टॉपिक पढ़ेंगे हम। अलग टॉपिक में आपको बताएंगे जेफरे के अनुसार, ठीक है। चलिए इसको ख़त्म करते हैं। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे आपको फिर से, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे। आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, आपकी लाइव क्लासें भी हो रही है, लाइव क्लास आप ले सकते हैं। मैंने आपको कई बार बतला दिया है। लाइव क्लास लेने के लिए आप इस नंबर पर हमको कॉल करेंगे। कौन से नंबर है गुरुजी, इस नंबर पर आप हमको कॉल करेंगे 8104152712, ठीक है। इस नंबर पर आप हमको व्हाट्सअप मैसेज करेंगे, ठीक है, कि सर मुझे भी लाइव क्लास में जुड़ना है।
अगर आपको विश्व के पर्वतों के बारे में जानकारी लेनी है, विश्व के पर्वतों के बारे में आपको जानकारी लेनी है, तो आप कौन सा पर्वत किस तरीके का बना हुआ है। देखिए पर्वत जो है ज्वालामुखी पर्वत भी होते हैं, वलित पर्वत भी होते हैं और भूकंप द्वारा निर्मित पर्वत भी होते हैं। तो विश्व में कौन सा पर्वत कहाँ है, कौन सा पर्वत कहाँ नहीं है, उसके बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है तो आप कहाँ जा सकते हैं, आप जा सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर। YouTube चैनल का नाम है ज्योग्राफी विद रहमान सर, RAHMAN, रहमान, ज्योग्राफी विद रहमान पे जाइए आप। वहाँ आपको विश्व का भूगोल मिलेगा। विश्व के भूगोल में आपको पर्वत भी मिलेंगे, पठार भी मिलेंगे, नदियाँ भी मिलेगी, द्वीप भी मिलेंगे, महाद्वीप भी मिलेंगे, सभी मिलेंगे आपको। ठीक है, आप विस्तृत जानकारी के लिए YouTube चैनल पर विजिट कर सकते हैं। उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट जो वीडियोज़ हम अपलोड करते हैं वो आपको मिल सके। चलिए, आप आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे कल, तब तक के लिए गुड बाय।